साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वक्फ पर मोदी सरकार के सबसे बड़े एक्शन की जानकारी देने जा रहा हूं। और ये एक्शन जो है ना, वो आप समझ लीजिए कि जो पूरा का पूरा लेफ्ट लिबरल गैंग है उसके लिए एक बहुत बड़े तमाचे की तरह है, जो ये सोचते हैं कि विकास के हर काम को सुप्रीम कोर्ट के चौखट पर ले जाकर अटका दो और उसके बाद काम रुक जाएगा। लेकिन अब ऐसा होगा नहीं दोस्तों, क्योंकि मोदी सरकार ने कार्रवाई की तैयारी कर ली है। अब तो डेट भी आ गई है, आज 5 तारीख है ना, कल ही की डेट आ रही है, ये भी आपको बता देते हैं। और वक्फ प्रॉपर्टीज को लेकर दोस्तों जिस तरह की अनियमितताएं हैं उसको लेकर वास्तव में यकीन मानिए, पूरा का पूरा जो दूध का दूध और पानी का पानी कहते हैं ना, वो होने वाला है। अब आपके मन में कई सारे सवाल होंगे दोस्तों, वो सवाल भी रख देता हूं, मेरे भी मन में आए थे कि आखिर मोदी सरकार ने क्या फैसला किया है, क्यों किया है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल कि अगर सुप्रीम कोर्ट में अभी इसका फैसला नहीं आया तो मोदी सरकार ने यह एक्शन कैसे ले लिया। यह बहुत बड़ा सवाल है कि भाई आप जानते हैं ना, अंतरिम फैसला सुनाना था सुप्रीम कोर्ट को और वो अभी सुनाया नहीं गया है, सुरक्षित रख लिया है। तो उससे पहले मोदी सरकार कैसे ये सब काम कर सकती है। तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, उसकी भी जानकारी दूंगा। तो आज का वीडियो दोस्तों वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है वक्फ प्रॉपर्टीज को लेकर। और आप जानते हैं कि इस देश में सबसे बड़ा जमींदार बन गया है वक्फ। भाई कहा जाता है ना कि आर्मी और रेलवे के बाद तीसरी अगर कोई संस्था है सबसे अधिक जमीन है तो वक्फ है। लेकिन आर्मी और रेलवे तो पूरे देश की है भाई, उसमें किसी भी धर्म का आदमी हो, वो तो सरकार की संपत्ति है। वक्फ नहीं है ऐसा, वो तो सिर्फ एक धर्म के लिए है। इसीलिए आज का वीडियो दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं निवेदन करता हूं कि मोदी सरकार जब एक बहुत बड़ी कार्रवाई करने जा रही है दोस्तों, तो उस पर अपने कमेंट के जरिए अपनी बात जरूर रखिएगा। और हां, एक नया गीत दोस्तों जो HP मेलोडी पर तैयारी हो गई है वो अपलोड करने की, उस पर नजर बनाए रखिएगा। RSS के 100 साल पूरे होने पर यह गीत तैयार किया है। और इसके अलावा जब तक सूरज चांद रहेगा, ये गीत अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए। ये एक ऐतिहासिक लम्हे की गवाही देने वाला गीत है। आपके हर कमेंट का HP मेलोडी पर जवाब दूंगा दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं, क्या खबर है आप इस रिपोर्ट को देखिए। वक्फ संपत्तियों को लेकर सरकार का एक और बड़ा फैसला, 6 जून को लॉन्च करेगी पोर्टल उम्मीद। प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होगा जरूरी। अब आप सोचिए, इस रिपोर्ट से ही आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों कई सारी चीजें, कि एक ऐसे समय में जब सुप्रीम कोर्ट में वक्फ को लेकर फैसला सुरक्षित रखा गया है, मोदी सरकार एक्शन मोड में है। उसने फैसला कर लिया है, एक कदम आगे बढ़ा दिया है। और ये जो कदम है ना दोस्तों, ये आप समझिए कि वास्तव में बहुत बड़ा कदम है। अभी सब कुछ आपको बताता हूं मैं। 6 जून को यानी कल वक्फ का उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, ये सूत्रों के मुताबिक बड़ी जानकारी आ रही है। और वक्फ कानून जो है दोस्तों, उसमें एक बड़ा प्रावधान है कि जितनी भी वक्फ संपत्तियां हैं उसका पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। आखिर क्यों? वो इसलिए दोस्तों कि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है। यह आप समझ लीजिए, यह कुंजी है। किसी घर में अगर जाएं, दफ्तर में जाएं तो बाहर ताला लगा होता है ना। अब ताले भी अलग अलग होते हैं, किसी में नंबर डालते हैं, किसी में कुछ डालते हैं। तो ये ताला है, ये जो पोर्टल है ये ताला है। लेकिन मजे की बात जानते हैं क्या है? इसकी चाबी इस देश के हर नागरिक के पास होनी चाहिए। यह नहीं हो सकता कि अचानक किस दिन आप उठें,
पता चले कि आपकी जमीन, आपका मंदिर, सब कुछ वक्फ ने कहा है कि मेरा हो गया। ऐसा नहीं होगा। अब ये ताला है, ये वक्फ पोर्टल ये है दोस्तों। और जिसका नाम उम्मीद रखा गया, उसका पूरा नाम क्या है ये भी आप समझिए। उम्मीद का पूरा नाम है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट। हिंदी में करके बताता हूं, एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास कानून। यूनिफाइड से यू, मैनेजमेंट से एम, ई से एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी, डेवलपमेंट एक्ट, इसी का नाम है दोस्तों उम्मीद, UMEED। और ये जो पोर्टल बनाया गया है ना दोस्तों, जिसको वक्फ कानून 2025 के अंतर्गत लॉन्च किया जा रहा है, इसे देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल को मंजूरी दी थी। और यह बिल दोनों सदनों से तीखी बहस के बाद पारित हुआ था। अब आप देखिए दोस्तों, एक सवाल का जवाब दे रहा हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट में इसका फैसला अभी बाकी है, तब सरकार ने यह कदम क्यों उठाया? अब आप सोचिए। इसका जवाब आपको दे रहा हूं और इसके दोनों जवाब आपको दिखाता हूं। केंद्र सरकार ने क्या कहा और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, दोनों को बड़े ध्यान से समझिएगा। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस पोर्टल में होगा क्या। और इस पोर्टल से जो लोग कहते हैं ना कि वक्फ की इतनी संपत्तियां उतनी संपत्तियां, अभी क्या होगा उसका हिसाब मैं अभी आपको दिखाता हूं। केंद्र सरकार ने दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में साफ साफ ये कहा, बचाव करते हुए कानून का, कि वक्फ अपने स्वभाव से ही एक धर्मनिरपेक्ष अवधारणा है और जो ये कानून बना है इसके पक्ष में संवैधानिकता की धारणा है, इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। यानी एक कानून जिसे संवैधानिक तरीके से संविधान के प्रावधान के अनुसार बिना किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हुए बनाया गया है, वो एक संवैधानिक प्रावधान है, इसको कोई रोक नहीं सकता, ये कहा गया था। और केंद्र सरकार ने दोस्तों सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के माध्यम से मुख्य न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ के समक्ष अपने लिखित नोट में, बाकायदा लिखित रूप में यह दिया कि इस पर तात्कालिक रूप से, मतलब इस पर रोक लगाने की कोई तात्कालिक आवश्यकता नहीं है। और ये जो हलफनामा दिया गया है ना दोस्तों लिखित में, उसमें क्या कहा गया है कि कानून में यह स्थापित तथ्य है कि संवैधानिक अदालतें किसी वैधानिक प्रावधान पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोक नहीं लगाएंगी और मामले पर अंतिम रूप से निर्णय करेंगी। आप जानते हैं अभी कुछ समय पहले तक क्या हो रहा था कि कोई कानून पास हुआ, अचानक से कोर्ट में गया, कोर्ट ने एकदम से नहीं ये प्रावधान रोक दो, वो रोक दो, ये रोक दो, इस तरीके से बातें होती थी। सॉलिसिटर जनरल ने साफ साफ कहा कि आप पूरा सुनिए, जितना सुनना है सुनिए, आखिरी फैसला सुना दीजिए, लेकिन अंतरिम रूप से रोक नहीं लगाई जा सकती। और संसद द्वारा जो बनाए गए कानून है उसमें संवैधानिकता की परिकल्पना लागू होती है। और जब ये बहस हो रही थी ना, उसके बाद दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही माना और अधिनियम पर रोक लगाने से पूरी तरह से इनकार कर दिया। इसका जो आखिरी सुनवाई हुई है वो 22 मई को हुई है और उसी समय अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब ये तो केंद्र सरकार ने कहा दोस्तों, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो भी मैं आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट में जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई बने, उनकी अदालत में जब सुनवाई हुई तो उन्होंने ये माना कि हां भाई संवैधानिक वैधता है, ऐसे ही किसी कानून पर अदालतें हस्तक्षेप नहीं कर सकती कि आप आए और अचानक से हमने रोक लगा दिया, जब तक कोई बहुत ही गंभीर मामला ना हो। मैं CJI गवई की बात कोट एंड कोट में पढ़कर बताता हूं दोस्तों। ये CJI गवई कहते हैं, संसद द्वारा पारित कानून के लिए संवैधानिकता की धारणा होती है और जब तक कोई स्पष्ट मामला नहीं बनता है तब तक अदालतें हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। हमें कॉलेज से यही सिखाया गया है कि रोक का आदेश प्राप्त करने के लिए आपको एक मजबूत मामला बनाना होगा
खासकर आज के वर्तमान संदर्भ में हमें कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। मैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में वक्फ पर जब सुनवाई हो रही थी ना, इससे पहले जो सीजेआई थे और अब बीआर गवई के समय, दोनों समय में मैंने आपको बताया था, बहुत सारे लोग मजाक उड़ा रहे थे कि अरे सॉलिसिटर जनरल तो ठीक से रख नहीं पा रहे। उन्होंने तब भी बहुत अच्छे से रखा था, अब भी रखा था। और जो लिखित में नोट दिया गया ना दोस्तों, उसमें भी बहुत ही शानदार तरीके से सरकार ने अपनी बात रखी है। सरकार ने इस बात को रखने में कोई कमी बाकी नहीं रखी और बिल्कुल कन्विक्शन के साथ कि अगर हमने कोई कानून पास किया है तो उसके लिए कम से कम 1 करोड़ लोगों से राय मशविरा किया गया है। और यहां जो अदालतों में कुछ लोग आए हैं, क्या वो पूरे भारत के मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं? नहीं करते हैं। आप कानून पर रोक लगाएंगे, आखिर उसकी वजह क्या है? क्या किसी संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन हुआ है? क्या किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो आप पूरी सुनवाई कीजिए और उसके बाद आखिरी फैसला कीजिए। और दोस्तों मैंने आपको दिखाया था, मैं सिर्फ याद दिलाता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने जो हलफनामा दिया था 1000 पन्ने से भी ऊपर, उसमें बड़े खुलासे किए थे। और एक खुलासा आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने कहा था 2013 तक वक्फ के पास कितनी जमीन थी और 2013 के बाद आज तक कितनी जमीन है। उसमें एक लाइन कही गई है, मैं आपको फिर से याद दिलाता हूं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, मुगल काल से ठीक पहले, मुगल काल के ठीक बाद, आजादी से पहले और आजादी के बाद 2013 तक वक्फ के पास कुल संपत्ति थी, कुल जमीन थी 18,29,163 एकड़। यानी मुगल काल से पहले से लेकर के 2013 तक संपत्ति है 18 लाख करीब 30,000 एकड़। लेकिन 2013 के बाद वक्फ भूमि जानते कितनी बढ़ गई? 20,92,000 एकड़ से भी ज्यादा। मतलब सिर्फ 9 साल में यह कमाल हुआ है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि ये 9-10 साल में कमाल कैसे हो गया? तो ये कांग्रेस का काला कानून है कि वक्फ को इतना असीमित अधिकार दे दिया गया कि जहां पर वक्फ हाथ रख दे उसकी जमीन हो जाती थी। आप जानते हैं उसमें एक जानकारी और क्या है कि पहले पूरे देश में वक्फ के पास जो कुल संपत्तियां थी वो 2,07,394 संपत्तियां थी और क्षेत्रफल 18.3 लाख एकड़। और 2013 में जो कांग्रेस ने काला कानून बनाया, उसके बाद ये संपत्तियां बढ़कर हो गई 2 लाख से बढ़कर 8,72,870 और इसका क्षेत्रफल 39 लाख एकड़ हो गया। यानी 18.3 लाख एकड़ से 39 लाख एकड़। ये कारनामा कांग्रेस ने कर दिखाया है दोस्तों। और इसीलिए सरकार ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इसमें सुधार लाने की जरूरत है, इसीलिए ये कानून बनाया गया है। और इसीलिए दोस्तों उम्मीद नाम से एक पोर्टल शुरू किया जा रहा है ताकि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जा सके। अब इसमें होगा क्या, आप समझिए। इस पोर्टल के जरिए दोस्तों देश भर में जितनी भी वक्फ संपत्तियां हैं उसको पंजीकृत किया जाएगा। और कैसे उसकी पहचान होगी, प्रमाणीकरण कैसे होगा, तो इसके लिए चुनाव आयोग के डेटा का उपयोग किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी दे रहा हूं मैं आपको। भाई चुनाव आयोग पे बड़े ये लोग इल्जाम लगाते हैं ना, उसके डेटा का कोई सानी नहीं है। और वक्फ में चुनाव आयोग के डेटा का उपयोग किया जाएगा जिससे फर्जी संपत्ति रजिस्ट्रेशन और जालसाजी पर लगाम लगेगी। और इन सब को निगरानी के लिए जो राज्य का वक्फ बोर्ड है उसको दिया गया है जिम्मेदारी दोस्तों। अब इसमें नियम क्या है मैं थोड़ा वो भी आपको बता देता हूं, जिससे आपको समझ में आएगा दोस्तों कि वक्फ का जो घोटाला चल रहा है ना पूरे देश में, कैसे लगाम लगेगी। और आप सुनिए ये कितना महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो गैंग है ना, जो सुप्रीम कोर्ट में रोना धोना शुरू कर रहा है, उसकी जानकारी दे रहा हूं क्या होगा और असली संपत्तियों का भी पता चलेगा। मैं कुछ पॉइंट आपके सामने बता रहा हूं।
सभी वक्फ संपत्तियों को 6 महीने के भीतर रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य होगा। जो चोरी छिपे कहीं भी कुछ भी कहीं भी तय कर लिया, ये नहीं होगा। अब इनको उम्मीद पोर्टल पर 6 महीने के अंदर रजिस्टर्ड करना होगा, तभी माना जाएगा कि आप वक्फ की संपत्ति हैं। वक्फ संपत्ति का जो मालिकाना हक है और लाभार्थी, उसकी जानकारी देनी होगी। प्रत्येक वक्फ संपत्ति को जियो टैग करना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसमें उनके कोऑर्डिनेट बताना अनिवार्य होगा। जो वक्फ संपत्ति अभी होता है ना कि यहां होगा वहां होगा, ऐसे होगा वैसे हो, ये नहीं चलेगा। आप जानते हैं क्या करना पड़ेगा? बाकायदा उसकी लंबाई चौड़ाई सारी जानकारी, जो छोटी से छोटी जानकारी है, वो वक्फ पोर्टल पर देनी होगी। मगर इसमें जो सबसे बड़ी बात है दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूं कि महिलाओं के नाम पर जो संपत्ति रजिस्टर्ड है, बड़े गौर से सुनिए, जो संपत्ति महिलाओं के नाम पर रजिस्टर्ड है, जहां महिलाएं उत्तराधिकारी हैं, उन्हें वक्फ घोषित नहीं किया जा सकता है। ये बहुत बड़ा है भाई। महिलाओं को दबाने का ये बड़ा तरीका होता है कि अरे कुछ बोल दिए, सामाजिक दबाव डाल दिया, कुछ कर दिया, जमीन छीन ली। नहीं होगा। अगर महिलाओं के नाम पे तो नहीं होगा, वो महिला के पास ही रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, वक्फ संपत्तियों के मुख्य लाभार्थी महिलाओं, बच्चों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बनाया जाएगा। वक्फ संपत्ति को रजिस्टर्ड करने की जिम्मेदारी मुतवल्ली यानी मैनेजर की होगी। संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन राज्य वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया जाएगा और इसके लिए वक्फ बोर्ड तकनीकी मदद देगा। एक और पॉइंट आपको बताता हूं। शुरू में आपको कहा ना कि 6 महीने के अंदर रजिस्टर्ड किया जाएगा। अगर 6 महीने के अंदर, बड़े ध्यान से सुनिए, अगर 6 महीने के अंदर किसी वक्फ संपत्ति को रजिस्टर्ड नहीं कराया गया, या जैसे कि किसी टेक्निकल इशू के कारण या किसी और बड़े कारण से, तो 1-2 महीने का उसको अतिरिक्त समय दिया जाएगा। ठीक है भाई, कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन इसके बाद भी अगर संपत्ति पंजीकृत नहीं होती है तो उसे विवादित माना जाएगा और वो मामला वक्फ ट्रिब्यूनल को भेजा जाएगा। यानी जो ये खेल चल रहा है ना, वक्फ बाय यूजर, वो सब खत्म होने वाला है। ये आप लिख लीजिए। केंद्र सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है दोस्तों। वो कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसको पता है और सुप्रीम कोर्ट भी ये बात मानता है कि इस कानून के पीछे एक संवैधानिकता की धारणा काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आना है वो तो आएगा ही दोस्तों, लेकिन केंद्र सरकार अपने तरीके से काम शुरू कर चुकी है। और इसकी वजह यह है दोस्तों कि वक्फ संपत्तियों से मुस्लिम समाज में जो एक पिछड़ा वर्ग है, जो कमजोर है, उसको लाभ दिलाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। और शायद इसीलिए कुछ लोगों को लगता है ना कि नीतीश कुमार कैसे मान गए। इसलिए मान गए भाई कि अगर वोट बैंक ही है तो वहां से मिलेगा। जिनको असल वक्फ संपत्ति का लाभ मिलेगा वो किसको वोट करेंगे? वो जाकर के कांग्रेस को देंगे। वो देंगे दोस्तों जिनसे उनको लाभ मिला है। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि 8 अप्रैल को जब ये कानून अधिसूचना जारी होने के बाद लागू हो गया, उसके बाद से आप देखिए दोस्तों, याद रखिए, सीए भी जब कानून आया था ना, तो केंद्र सरकार हड़बड़ी में कुछ नहीं करती। कुछ लोगों को लगता है कि अरे जल्दी जल्दी हो जाए ना, वो बहुत सोच विचार कर काम करती है, इसलिए कि रास्ते में जो भी रोड़े हैं वो धीरे धीरे खत्म होते जाएं। और यही ये काम सरकार कर रही है। तो मैं तो मानता हूं दोस्तों कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट जाकर ये सोच रहे थे कि इस कानून को रोक दिया जाएगा, उनको बहुत बड़ा झटका लगा है। और इंतज़ार कीजिए, अभी इस कानून के माध्यम से तो बहुत बड़े बड़े खुलासे होने हैं। अब तो पता चलेगा कि आपने कौन सी ज़मीन हड़प ली थी और वास्तव में आपके पास कितनी संपत्ति है, ये पता चलना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों केंद्र सरकार का ये कानून आपको पसंद आया होगा। जो भी काम कर रही है सरकार, आपके कमेंट की प्रतीक्षा है। आप इसे किस तरीके से देखते हैं, मैं निवेदन करता हूं कि आप कमेंट के साथ साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए दोस्तों। और हाँ, आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर एक नया गीत आपके सामने
अपलोड करने जा रहा हूं दोस्तों। तो HB मेलोडी पर भी बने रहिए, जुड़े रहिए। HB पोइट्री में काव्य प्रतियोगिता चल रही है दोस्तों। अगर आप गीतों के कविताओं के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो HB पोइट्री में आइए, संपर्क कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।